नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो दीवानी कानून के तहत क्या है न्यायिक क्षेत्राधिकार इससे संबंधित है। और इसके अलावा अगर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, दीवानी कानून के तहत क्या है न्यायिक क्षेत्राधिकार। इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ मेरे साथ जैनेंद्र कुमार ओझा जुड़े हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है जैनेंद्र जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप बताएं कि दीवानी मामले आखिर होते क्या है। दीवानी मामले जो सर हैं हमारे यहाँ बेसिकली जो लॉ है वो 2 तरह की बातें होती है, एक तो क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से गवर्न होता है और सिविल प्रोसीजर कोड से सिविल लॉ जो है वो गवर्न होता है। एक प्रोसीजर की बात है, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो ये बात करता है कि सिविल प्रोसीजर कोड की जैसे कि मामलों की सुनवाई, जैसे कि जमीन से जुड़े मुद्दे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो क्राइम से रिलेटेड छोड़ करके बाकी जितने मुद्दे हैं वो सिविल केसेज होते हैं, जिसमें क्राइम के कहीं भी पिनल लॉ की बात नहीं की गई है, कहीं भी उसमें दंड का कुछ नहीं किया गया है, कहीं भी हम तो उसमें जो है इसमें आता है कि सिविल प्रोसीजर कोड से ये चीज़ें गवर्न होती हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में जैसे कि मान लीजिए आप सबसे पहले तो इसमें जो आम आदमी ये जानता है कि इसमें जैसे ज़मीन का मुद्दा है, ज़मीन के बीच पार्टीशन का मामला है या पार्टीशन सूट है या कोई भी टाइटल सूट है या रेंट से रिलेटेड कोई भी मुद्दे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड से। और जैसे दिल्ली में हैं हम तो दिल्ली रेट कंट्रोल एक्ट है, ऐसे ही जितने भी राज्य हैं उनके अपने अपने सारे सिविल लॉ हैं। एक क्राइम को छोड़ करके जैसे फैमिली लॉ का मैटर है वो भी एक सिविल में ही आता है, लेकिन आज के डेट में उसको जो है उसको सिविल में डाल दिया गया है कि एक सिविल की तरह है और उसका एक स्पेशल कोर्ट हो जाता है फैमिली कोर्ट, वो इस चीज़ों को देखती है। तो सिविल कोर्ट जो है यह कह सकते हैं कि सिविल जज जो होते हैं वो सिविल मैटर देखते हैं और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो आपको जो है क्राइम के जो मैटर है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखते हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद इस विषय पर और भी हम बारीकी से आपकी राय को समझने का प्रयास करेंगे। सुनीता जी दिल्ली से पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है सुनीता जी, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है, उसका ना केस चल रहा था, मैंने केस डाला हुआ है, अब मेरा खर्चा भी बन गया है, लेकिन अब वो ना लड़का मीडिएशन मांग रहा है, तो जज साहब ने मीडिएशन भी दे दिया, लेकिन मेरी लड़की डिवोर्स नहीं लेना चाहती और कहती मुझे अपने घर जाना है। तो मीडिएशन के थ्रू क्या ऐसा कोई है कि मुझे अपने घर जा पाए इस तरह? ठीक, ये बता दीजिए। ठीक है, ओझा साहब जवाब दीजिए। इसमें जो है मीडिएशन आपका जो है वो पेमेंट बंद गया है, तो इसमें जो है आपको बताया नहीं इन्होंने कि पेमेंट बंद गया है, इनका जो कंपनसेशन का जो है वो अमाउंट पर मंथ आपको मिलेगा। अब आप जो मीडिएशन में अगर बात हुई हो या कोर्ट में हुई हो तो इसमें आपने कैसे सेटलमेंट किया है कि जैसे कि कोर्ट में पर हियरिंग पे पैसा दे देना है या फिर कोर्ट के बाहर भी दे सकते, जैसा सेटलमेंट हुआ होगा या कोर्ट का जैसा ऑर्डर होगा उसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी। नहीं, सुनीता जी का दरअसल ये कहना है कि
जो गुजारा भत्ता था वो तो बंद गया, लेकिन इनकी बेटी चाहते हैं कि डाइवोर्स ना हो, वो डाइवोर्स नहीं करना चाहते। तो इसमें अब सवाल है कि क्या ग्राउंड है डाइवोर्स का, ग्राउंड इन्होंने क्या, हस्बैंड ने सूट डाला है अगर, तो हस्बैंड ने अगर डाइवोर्स का सूट डाला है तो उसमें उन्होंने डाइवोर्स का ग्राउंड क्या लिया है, और ये अपनी बात वहाँ कोर्ट में रख सकती हैं कि नहीं मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। हो सकता है कि बच्चों का फेवर, अगर इनके बच्चे होंगे तो बच्चों का फेवर लें कि हाँ बच्चों के फ्यूचर की, दो ऐसे फैमिली कोर्ट में ज्यादातर यही देखने को आती हैं कि मियाँ बीवी का लड़ाई हुआ हस्बैंड वाइफ का, और बाद में इसमें बच्चों का जो होता है उनका कुछ भी दोष नहीं होता, और वो सबसे ज्यादा जो है परेशान बच्चे होते हैं। तो ये अपनी, अगर इनको बच्चे होंगे तो ये कोर्ट में अपनी बात जो है इसको रखें कि हाँ बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया जाए, और हम साथ रहना चाहते हैं। जो भी होगा, हो सकता है दोनों पार्टियों में कुछ ना कुछ गलती होगी, तो अपनी अपनी पार्ट पे अगर ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ हम कंप्रोमाइज करके रहेंगे, चीजें हैं, फैमिली है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कंप्रोमाइज करके अगर रहने के लिए तैयार हो जाती हैं तो ठीक है, हो सकता है मामला सॉर्ट आउट हो जाए और ये लोग एक साथ रह जाएं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं सुनीता जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। एक और दर्शक दिल्ली से हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है दीपक जी, सवाल कीजिए। जी दीपक जी सवाल कीजिए। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन हम अपने दर्शकों से बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या, कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं दीवानी मामलों में क्या है न्यायिक क्षेत्राधिकार। जैनन जी, न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या होते हैं इस तरह के केसेस में? जैसे ज्यूरिडिक्शन की बात आती है, क्षेत्राधिकार मीन्स हो गया ज्यूरिडिक्शन। जी, जैसे कि मान लीजिए आपने पार्टीशन का सूट डाला, और पार्टीशन का सूट आपने वहीं पे आप डाल सकते हैं जहां आप, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे दिल्ली में है तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का मामला, अगर तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जो कोर्ट है उन्हीं कोर्टों में ये मामला जो जाएगा, तो वहाँ पे जो है फिर कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी सिविल जजों को सबका बांट दिया गया है कि किसके पास कौन सा थाने का या किस एरिया का कहाँ सा मैटर कहाँ जाएगा। जो सीपीसी में बात की गई है सिविल प्रोसीजर कोड में कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट, जो सबसे छोटा कोर्ट होगा वहां पे आप सूट फाइल करें। इसमें ज्यूरिडिक्शन जो है बहुत जगह है कि पैसे को लेकर के की गई है कि इतना का ज्यूरिडिक्शन, जैसे अभी दिल्ली में हो गया कि 2 करोड़ तक का जो है वो मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम 2 करोड़ तक के मैटर जो है वो हम फाइल कर सकते हैं। और जिस एरिया का, जैसे कि प्रॉपर्टी आपका जहां सिचुएटेड है वहीं पे आपका क्षेत्राधिकार बनेगा। फिर इसमें सेक्शन 20 जो है ये बात करता है कि किसको, जैसे कि डिफेंडेंट है तो डिफेंडेंट के हितों को वहां, जैसे कि बात हो गई कि आप कॉज ऑफ एक्शन अराउज होता है, या फिर आपका कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट लॉस की जहाँ पे आप गेन करते हैं उस जगह पे, तो या फिर जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जैसे कि मान लीजिए आपका, जैसे कंपनी की बात आती है तो कंपनी में होता है क्या कि जहाँ पे उनका हेड ऑफिस है, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो दिल्ली में अपना हेड ऑफिस रखती हैं, या बिजनेस जो है पूरे देश में होता है, तो ये बिजनेस का अपना जहाँ उनका हेड ऑफिस है वहाँ पे हेड ऑफिस को ध्यान में रखते हुए ज्यूरिडिक्शन जो है वो दिल्ली का बनता है कि कहाँ पे आपका हेड ऑफिस है, कहाँ से आपका गवर्न हो रहा है। बैंक में भी यही नियम है, जैसे आप आजकल उसमें आ गया, NI एक्ट में आ गया कि आपका जहाँ पे प्लेंटिफ का जो है कंप्लेनेंट का बैंक होगा वहीं पे जो है उसी कोर्ट में उसी आपका सूट फाइल होगा। चलिए, बिल्कुल, और भी हम तमाम बारीकियों को समझेंगे। कृष्ण जी शुक्ल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के, बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सीपीसी के तहत न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या कुछ है, आप कैसे परिभाषित करेंगे शुक्ला जी? न्यायिक क्षेत्राधिकार जो जहां जमीन स्थित है जी, उसके आधार पर यह तय होता है। मान लीजिए कोई जमीन एक से अधिक जिले में स्थित है या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में भी स्थित है, इस राज्य में भी है उस राज्य में भी है, तो अगर दो राज्यों के बीच का मामला है तो उसमें हाईकोर्ट में एप्लीकेशन देकर यह तय करना होगा कौन से कोर्ट में उसको तय किया जाएगा। जहां तक एक राज्य के भिन्न जिलों में स्थित है जी, एक क्षेत्राधिकार वाली सिविल अदालत में वो मुकदमा किया जा सकता है। और जहां ये जैसे पत्नियों का विवाद होता है, पति पत्नी कहीं भी पत्नी रह रही हो जी, तो उस जिले के क्षेत्राधिकार में वो मुकदमा कर सकती है।
मैं शुक्ला जी आपके पास दोबारा आऊँगा। दरअसल आपकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुँच पा रही है। मैं जैनेंद्र जी आपसे समझना चाहूँगा, क्या दीवानी मामले उसी अदालत में प्रस्तुत करने होते हैं जिसे उसे सुनने का क्षेत्राधिकार होता है, या किसी भी अदालत में? नहीं, जो आप जैसे कि मान लीजिए, अब जैसे कि मान लीजिए कोई जमीन का विवाद है, तो जमीन का विवाद है तो इसको आप पार्टीशन के लिए या फिर टाइटल सूट के लिए आप जाते हैं वहाँ कि हाँ हमारे पर किसी ने अनलॉफुल कब्जा कर लिया है या कुछ भी इस तरह की बात होकर होती है। तो आप जो है कोर्ट में सीनियर सिविल जज के नाम से एक सूट फाइल करते हैं। उसके बाद वो चीज़ों को जो है सिविल जज के पास ये चीज़ें भेजी जाती हैं कि ट्रायल चलेगा, उसमें आपका एविडेंस होगा, जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से उसमें जो है कार्रवाई होगी। तो उसमें जो सिविल जज है, जो दीवानी कोर्ट के जो जज हैं, वो उस मामले को शुरू से लेकर लास्ट तक, अब जैसे कि मान लीजिए कि जब अभी जैसे सर बता रहे थे कि मान लीजिए कि 2 जगह का मामला है, 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी जमीन है, 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्षेत्राधिकार बनता है, तो किसी भी आप इसमें बात की गई है सिविल प्रोसीजर कोड में कि आप किसी भी कोर्ट में अपना एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हाँ इस जमीन वहाँ भी है और मेरा इस डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है। तो उसमें से दोनों में से कोई भी कोर्ट जो है आपके मामलों को सुनेगा और उसका फाइनल जो भी डिसीजन होगा वो आ जाएगा। शुक्ला जी, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जो सिविल केसेस होते हैं तो उनको लेकर आवेदन की प्रक्रिया क्या कुछ होती है? कुछ तय फॉर्मेट होता है या फिर कैसे शुरुआत होती है सिविल केसेस की? जी हाँ, एक सिविल मुकदमा दाखिल करने का एक फॉर्मेट है जिसमें एडवोकेट के मार्फत वो टाइप किया जाएगा और प्लेंट जो वाद दाखिल होगा उसमें ये दर्ज करना होता है कि ये किस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है या नहीं, इसकी वैल्यूएशन क्या है, उसके फीस उसकी देनी पड़ेगी, और सक्षम न्यायालय में वैल्यूएशन के आधार पर वो न्यायाधिकार बटा हुआ है और उस वैल्यूएशन के आधार पर वो सक्षम न्यायालय में वो मुकदमा दाखिल किया है और न्यायालय सुनने के बाद उस पर पक्षकारों को नोटिस जारी करेगी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद में इसमें इस प्रकार के केसेस की सुनवाई कैसे होती है? शुक्ला जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? में डिस्क्रिप्शन देना होगा और प्लेंट उस सक्षम न्यायालय में दाखिल करने के बाद उस पर सुनवाई होगी। ये मुकदमा कोर्ट में दाखिल करना होगा। ठीक, मैं जैनेंद्र जी आपके पास आऊंगा। केस की सुनवाई किस प्रकार से होती है सिविल केसेस की? जैसा आप बता रहे हैं कि चाहे कर्ज या किसी अन्य धनराशि की वसूली से संबंधित विवाद हो या पारिवारिक विवाद हो, मकान मालिक किराएदार के बीच में विवाद हो, इनकी सुनवाई किस तरीके से होती है? सुनवाई जैसे कि मान लीजिए आप प्लेन दाखिल किए या रिकवरी 37 में आप जो CPC एक्ट उसके 37 में आप रिकवरी सूट डालते हैं जी, या फिर आप प्लेन डालते हैं। तो कोई भी जैसे ही आप प्लेन डालते हैं उसके बाद डिफेंडेंट को जो है नोटिस की जाती है। डिफेंडेंट जो है वो अपना जो है रिप्लाई WS के रूप में, ऐसे कहा गया है कि 30 डेज के अंदर में आपको जो है रिप्लाई फाइल करनी होती है कि 30 दिन के अंदर आप कोर्ट में जो है रिप्लाई फाइल करें। लेकिन उसमें जो है अंतिम जो फाइनल, अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज हो तो सफिशिएंट कॉज के साथ आप 90 दिन के अंदर आप फाइल कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप अपनी बात रख देते हैं, उसके बाद लिस्ट ऑफ विटनेस की बात आती है कि आपके जैसे कि आपका अगर कह रहे हैं आपकी ये जमीन टाइटल सूट का मामला है कि ये जमीन जो है वो मेरा है या फिर उसने किसी ने कब्जा कर लिया, तो अब इसमें लिस्ट ऑफ विटनेस आप देते हैं। उसके बाद इशू फ्रेम होगा। तो ये सब सारी जो प्रक्रिया है वो जब नोटिस हो जाएगी, आपने WS फाइल कर रिटर्न स्टेटमेंट आप कोर्ट में फाइल कर देंगे। रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के बाद जब आपको मौका दिया जाएगा कि हाँ अब अपनी बात आप रख सकते हैं, उसके बाद इसमें आर्गुमेंट होंगी। तो ये सारी प्रक्रिया जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो ये चलेंगी, ये सबसे पहले तो इसमें नोटिस जो बात आती है, इसमें डिफिकल्टी कहाँ होती है, जो बहुत बार होता है कि डिफेंडेंट नहीं चाहता है चीज़ों को सामने लाना या फिर कुछ भी, ये तो समय की बाध्यता है कि 90 दिन के अंदर, या ऐसे मैंडेटरी तो 30 दिन है, लेकिन आपके पास सफिशिएंट कॉज है तो 90 दिन के अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट जो है फाइल करना होता है। लेकिन बहुत बार होता है कि इसको चीजों को जो है डिफेंडेंट चाहते हैं कि इसको लंबा कर दें और इस चीजों को जितना लंगर हो सकता है कर करके चीजों को लटकाने की बात जो है वो सामने ज्यादा आती है। एक और दर्शक बलिया से राम हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी, मैं रामकिंकर सिंह बोल रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए सर। जी, मेरा यहाँ पर मैं जॉब करता हूँ और यहाँ पर मेरा अभी अपना खरीदा हुआ घर है। जी, मेरा मूल निवास आजमगढ़ है।
वहाँ पर पैतृक जो है संपत्ति है, घर है और खेत है जी। तो घर के मैं सूट दायर किया हूँ घर के बंटवारे के लिए। हाँ। तो मैं 2 भाई हूँ, मेरा एक भाई जो है उसको सूट में उनको जो लीगल नोटिस वगैरह जो जानी थी, पेपर गजट वगैरह जो कराना था वो हाजिर भी हो गए। हाजिर होने के बाद आज तक अभी तक जवाब नहीं दिए, करीब 1.5 साल से ऊपर हो रहा है जी। और फिर उसमें कोर्ट में घर जाने पर मारपीट वगैरह करते रहते हैं। उसका FIR है, उसमें कापी लगा दिया गया तो कि हमको नहीं रहने दे रहे हैं तो वो भी न रहे, तो न्यायालय ने रख लिया कि इस पर आप सीधा सवाल कीजिए, परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ घर है और सहन है दरवाजे पर। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कहीं से भी 1/2 हिस्सा सहन मिल जाए तो भी और घर मिल जाए तो भी वो जवाब ही नहीं दाखिल करते हैं कि मुझे चाहिए क्या, और उसमें टाल मटोल करते हैं, जिसमें कोर्ट ने ये दे दिया है कि अंतिम समय दिया है उनको, लेकिन उसमें टालते ही चले जा रहे हैं कि कितना समय इसमें लग जाएगा अगर समय नहीं देते हैं। जबकि बंटवारे में कुछ नहीं, 1/2 मुझे जमीन चाहिए, न मुझे मकान चाहिए, न संपत्ति चाहिए, मुझे 1/2 क्योंकि जन्मभूमि है तो मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। ठीक है शुक्ला जी, क्या कदम उठाना चाहिए इन्हें? जी जैसे इसमें जवाब लगाने का अंतिम समय उनको दिया जा चुका है रिस्पॉन्डेंट की स्थिति में कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकती है और कोर्ट एक्स पार्टी सुनवाई करके उसमें फैसला दे सकती है, क्योंकि कोर्ट ने बार बार समय देने के बावजूद भी अगर रिस्पॉन्डेंट साइड से कोई जवाब नहीं आता है तो कोर्ट सारे रीजंस लिखते हुए एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकती है। इसके लिए इनको वहां कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके प्रेशराइज करना चाहिए क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया और वो रिस्पॉन्डेंट साइड से कोई जवाब नहीं आ रहा है, लिहाजा एक्स पार्टी प्रोसीड करें और हमारे मुकदमे का फैसला करें तो उसकी सुनवाई हो जाएगी। चले बिल्कुल उम्मीद करते हैं राम जी का जो सवाल था उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और आज हम बात करें दीवानी मामलों यानी सिविल केसेस के, इसमें न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या कुछ कहता है। मैं ओझा साहब आपके पास आऊँगा, बयान किस तरह से दर्ज किए जाते हैं इस तरह के मामलों में? नहीं तो उसमें तो बयान दर्ज की जहाँ तक रिटर्न स्टेटमेंट जो इससे आप फाइल करते हैं वही आपका उसमें बयान दर्ज हो जाता है कि आपका रिटर्न स्टेटमेंट जो हो, जैसे कि हमने प्लेन फाइल किया तो दूसरी पार्टी जो है डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करती है। उसके बाद अब बात आती है गवाही की। अगर गवाही में अगर कुछ ऐसा है कि हाँ आप चाहते हैं कि जो मैंने पहले बात किया था कि लिस्ट ऑफ विटनेस आपने अगर फाइल किया है तो आपकी गवाही जो है वो कोर्ट में जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी कि हाँ आप, जैसे कि मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि मेरे सामने जमीन की रजिस्ट्री हुई थी, जैसे रजिस्ट्री के समय में 2 विटनेस जो है वो लिए जाते हैं कि जैसे आप जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें 2 विटनेस रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इस स्थिति में मान लीजिए कि आप जमीन का कोई विवाद आ गया, कुछ इसमें कोई दिक्कत आने लगी, तो इसमें कोर्ट में जो है जैसे आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो उस समय जो है आपको ये जब कोर्ट बुलाएगी गवाह को, अब गवाह को बुलाने के बाद उसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की बात आएगी, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इसमें चीजें जरूरी है, इनसे पूछी जा सकती हैं, किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फिर आपकी उपस्थिति में ये काम किया गया है, कुछ भी जहां तक को कोर्ट की जरूरत महसूस होती है कि कोर्ट को लगता है कि हाँ आपको गवाही देना जरूरी है, तो आप उस चीजों में कम से कम 2 गवाह हो सकते हैं। नहीं, गवाहों की संख्या का कोई उसमें एक सेक्शन 134 में जो है ये बात की गई है एविडेंस एक्ट में कि जो है गवाहों की कभी भी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती है। जैसे कि कहते हैं कि क्राइम में या फिर कहीं भी एक विटनेस ही हो तो वो सफिशिएंट है, कोई जरूरी नहीं है कहीं भी कि 1 विटनेस हो या 10 विटनेस हो। विटनेस अगर एक ही हो तो उससे भी उतना ही फर्क पड़ेगा, 10 हो तो उतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, विटनेस को कोई काउंट नहीं किया सकता है। शुक्ला जी, किस प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं दीवानी मामलों में? इसके पहले मैं एक और चीज बताना चाहता था कि जो भी सिविल वाद होंगे उसमें लिमिटेशन एक्ट से तय होगा। लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर कोई संपत्ति का विवाद है तो 12 साल के बाद उसका लिमिटेशन हर हाल में खत्म हो जाता है और यदि उसके बाद अगर कोई सिविल सूट फाइल होता है तो लिमिटेशन एक्ट के तहत वो सेक्शन 5 में
सिमिटेशन पड़ेगी और कोर्ट उस पर माफ कर सकते हैं। और सिमिटेशन एक्ट में तरह तरह के जितने भी जैसे इंजंक्शन सूट है, तरह तरह के जो सिविल साइट हैं, सबकी मियाद पहले से निर्धारित है। अब तक मुकदमे की सुनवाई का है, जैसा अभी उन्होंने बताया है। और जो प्रूव करने के लिए जितने सफिशिएंट गवाह जरूरी हैं वो आप पेश कर सकते हो दोनों साइड से। गवाही नोट करने के बाद उस के हर बात मुद्दे हैं जिस पर कोर्ट सुनवाई करके फैसला देगी। वाद बिंदु पर फिर दोनों पक्षों बहस होने के बाद कोर्ट उस पर अपना फैसला देती है कि कौन कौन से वाद बिंदुओं पर और फैक्चुअल तौर पर आप साबित करने में सफल मुकदमे का फैसला होता है। और उसके खिलाफ अपील करने का भी अधिकार होता ही है और आगे अपील की जा सकती है। चले, बिल्कुल अब कार्यक्रम के समापन का वक्त है। एक फाइनल कमेंट में जैनेंद्र ओझा जी आपसे जरूर चाहूंगा, निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन का समय और तरीका क्या होता है? क्या चीज नहीं समझे? डिपोजिशन का, निक्षेपण का। जो से कि मान लीजिए कोर्ट में जो चीजें डॉक्यूमेंट, जैसे शायद मेरे समझ में जो है जो डॉक्यूमेंट का जो सत्यापन होता है शायद उसी से रिलेटेड है ये। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट का जो है उसको वेरिफिकेशन कैसे, उसमें जैसे कि बहुत बार होता है कि उसे एक्सपर्ट के रूप में भी बुलाया जा सकता है या फिर किसी को बुला करके उसका चेक करने का। जैसे कि बहुत बार होता है कि बहुत सारी केसेज हैं कि जिसमें कि फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके, जो सिविल से रिलेटेड बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा है ये, कि सिविल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं लोग डॉक्यूमेंट अपने से बना करके और उसको जो है कहीं पे प्रोड्यूस कर दिए। तो उसमें जो है शायद इस चीज़ों का यूज किया जाता है कि इसमें क्या इसका जो है उसकी जेन्युइनिटी जो है वो कितना, इसकी सत्यता कितनी है, कि कितना सत्य डॉक्यूमेंट है, कितना सही कितना गलत है, इसके बारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुँचाने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।